भारत का भूगोल। देख लेंगे पहले भारत के भूगोल में क्या क्या चैप्टर हैं आपके, ठीक है, उन सबों को देख लेंगे क्या क्या इंडियन ज्योग्राफी में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है वो है आपका भारत का भौतिक विन्यास। भौतिक विन्यास। दूसरा जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो है आपका नदी तंत्र। तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वह है आपका मृदा। चौथा जो पढ़ेंगे यह है आपका वनस्पति। पांचवा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वह है आपका जलवायु। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग वह है आपका भारत का खनिज। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वह है आपका उद्योग। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वह है आपका परिवहन, जनजाति, और लास्ट में हम लोग ईटीसी कर लेते हैं जो बचा है। इसके साथ में एमसीक्यूज, जितने भी टॉपिक होते हैं उन सबों का मैं एमसीक्यूज कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह है भारत का भौतिक विन्यास। भारत का भौतिक विन्यास क्या है इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। भौतिक विन्यास का मतलब होता है कि भारत की जो संरचनाएं हैं, संरचना कहने का तात्पर्य है पर्वत से, पठार से, मैदान से, मरुस्थलीय क्षेत्रों से। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको हम लोग कुल मिलाकर क्या बोलते हैं? भौतिक विन्यास, ठीक है। तो भारत के भौतिक विन्यास में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वह है आपका भारत का पर्वत या उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र। फिर दूसरा जो पढ़ेंगे वह है आपका भारत का पठारी क्षेत्र। तीसरा जो पढ़ेंगे भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर पढ़ेंगे इसमें द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, और तटवर्ती क्षेत्र। इन सबों को हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? भौतिक विन्यास में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भौतिक विन्यास से। तो भौतिक विन्यास में हम लोग उत्तर भारत का हिमालय पर्वत, भारत का पठार और प्रायद्वीपीय पठार, भारत का मरुस्थल, द्वीपीय क्षेत्र, इन सबों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विन्यास में उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का मरुस्थल, द्वीपीय क्षेत्र, इसमें एक चीज और रह गया, मैदानी क्षेत्र, इन सबों का हम लोग यहाँ पे क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र देखेंगे कि उत्तर भारत का हिमालय क्षेत्र हिमालय में हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। हिमालय का क्या इतिहास रहा है उनको देखेंगे यहाँ पे, हिमालय का इतिहास, ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे वो पढ़ेंगे विस्तार। विस्तार में हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रादेशिक विस्तार।
प्रादेशिक विस्तार। तो विस्तार में एक हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, दूसरा हो जाएगा आपका प्रादेशिक विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, प्रादेशिक विस्तार। फिर हम लोग जो यहाँ पे इस हिमालय में इसी से रिलेटेड इसके दर्रा, ग्लेशियर और हिमालय का महत्व, कि भारत के लिए हिमालय पर्वत का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उनको यहां पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास को समझते हैं। उत्तर भारत का हिमालय जो है उसका क्या इतिहास रहा है। ठीक है, ये देखिए, प्रारंभ में ये जो था गैसों का पुंज हुआ करता था। और गैसों का पुंज कहां पर था? तो ये हमारा जो यूनिवर्स था, जो हमारा ब्रह्मांड था, वहां पर ये गैसों का पुंज था। और यह गैसों का पुंज क्या था कि सर्कुलर वे में रोटेट करता था, यानी कि ये इस प्रकार से रोटेट कर रहा था। और रोटेट करने की वजह से, ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरोलिसिस फोर्स के कारण यह क्या होने लगा, धीरे धीरे जो है जमने लगा। और जमने के साथ में ये फ्रोजन हो गया, और जमने के बाद यह ठोस आकृति बन गया, ठोस आकृति बन गया। और यह जो ठोस आकृति बना, इसी को ज्योग्राफर ने स्टार्टिंग में एक नाम दिया, और जिसे हम लोग बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलेंगे उसको? पेंजिया। तो फिर से समझेंगे, ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के गैस थे, और यह गैस क्या हो रहा था कि सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, यानी कि वृत्तीय आकार में घूम रहा था। और घूमते घूमते रहने की वजह से, लगातार घूमते रहने की वजह से यह क्या हो गया कि ठोस आकृति में बदल गया। और ठोस आकृति जो बदला उसको, ठीक है, ज्योग्राफर ने एक नाम दिया जिसको कहा गया पेंजिया। ठीक है, अब यह ठोस आकृति जो है, यह हो गया हमारा ठोस आकृति, यह हो गया ठोस आकृति। और इसी को क्या नाम दिया उन्होंने? पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर एक जलीय आकार था, जलीय स्तर था। और इस जलीय स्तर को उन्होंने जो नाम दिया वह था आपका पेंथालसा। क्या नाम दिया? पेंथालसा। यानी कि ये ठोसीय आकार था, इस ठोसीय आकार को उन्होंने पेंजिया बोला। और इस पेंजिया के चारों ओर एक जलीय स्तर था जिसको क्या नाम दिया गया? पेंथालसा नाम दिया गया। इस पेंजिया के बीचों बीच एक नदी बह रहा था, और इस नदी को क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। ठीक है, तो पेंजिया के बीचों बीच एक नदी प्रवाह हो रहा था, उस नदी को क्या कहा गया? टेथिस सागर। इस टेथिस सागर के जो उत्तरी भाग था, नॉर्दर्न सेगमेंट था, उसको अंगारा लैंड कहा गया। और इसका जो साउदर्न सेगमेंट था, इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, पेंजिया आपसे सीधा पूछा जाएगा पेंजिया क्या था, तो बोलेंगे कि ब्रह्मांड में शुरुआत में क्या हुआ कि विभिन्न गैसों का पुंज था। और यह विभिन्न गैसों का पुंज क्या था? वृत्तीय आकार में लगातार घूम रहा था। घूमते घूमते रहने के कारण यह क्या हुआ? ठोस आकार में बदल गया। और ठोस आकार में बदलने से एक ठोस सतह की प्राप्ति हुई, जिसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया। ठीक है, तो ज्योग्राफर ने इसे इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में जो नाम दिया वह था पेंजिया। पेंजिया के चारों ओर जलीय आकृति थी जिसे नाम दिया गया पेंथालसा। इस पेंजिया के बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसको नाम दिया गया टेथिस सागर। इस टेथिस सागर के उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड। और इस टेथिस सागर के, ठीक है, दक्षिणतम भाग को क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। इतना समझ में आया? अब देखिए, यह है हमारा पृथ्वी। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं।
रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और हमारी पृथ्वी जो है ये प्लेट से निर्मित है। प्लेट से बना हुआ है। प्लेट की अगर बात करें तो यहां पर बड़े प्लेट और छोटे प्लेट। बड़े प्लेट की संख्या 7 बताया गया है, छोटे प्लेट की संख्या 20 बताया गया है। तो हमारा जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? प्लेट से हुआ है। प्लेट की बात करें तो बड़े प्लेट की संख्या कितना? 7, छोटे प्लेट की संख्या कितना? 20। इस पृथ्वी के अंदर में क्या पाया जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व। यह रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? स्वतः विखंडित होते हैं। स्वतः विखंडित का मतलब होते हैं सेल्फ ही टूटते रहते हैं, हमेशा यह टूटते रहते हैं। और टूटते रहने के कारण यहां से बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। यह ऊर्जा इस प्लेट को गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, फिर से समझ लेंगे। पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ? प्लेट से। प्लेट की संख्या बोले कितने बड़े प्लेट? तो बड़े प्लेटों की संख्या 7, छोटे प्लेटों की संख्या 20। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसा खनिज पाया जाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाएंगे। और रेडियो एक्टिव तत्व क्या होंगे? स्वतः ही टूटते रहेंगे। और टूटते रहने से क्या निकलेगा? ऊर्जा मुक्त होगा। यह ऊर्जा क्या करेगा? यह ऊर्जा इस प्लेट को गति प्रदान करेगा। ठीक है, जब प्लेट को गति प्रदान किया तो यह प्लेट गति करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गति करना स्टार्ट कर दिया। अब आता है कि प्लेट कितने प्रकार से गति करते हैं। तो प्लेट मुख्य रूप से 3 प्रकार से गति करते हैं। तो इनके गति की दिशा को देख लेते हैं। एक होता है एक ही दिशा में गति, एक ही दिशा में गति। एक होता है विपरीत दिशा में गति, और एक होता है आपका समानांतर दिशा में गति। ठीक है, तो प्लेटें कितने प्रकार से गति करेगा? 3 प्रकार से। कौन कौन? एक ही दिशा में गति, विपरीत दिशा में गति, एक ही दिशा में गति, विपरीत दिशा में गति, और समानांतर दिशा में गति। जैसे सपोज कीजिए कि यह, ठीक है, यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है। अगर ये प्लेट इस डायरेक्शन में आया, ये प्लेट इस डायरेक्शन, यानी दोनों एक ही, इसको बोलेंगे एक ही दिशा में गति। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट, ये प्लेट इधर चला गया, ये प्लेट इधर चला गया, तो इसे बोलेंगे विपरीत दिशा में गति। और यह एक प्लेट है, यह एक प्लेट है, दोनों बराबर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को बोलेंगे समानांतर दिशा में गति। बस समझ में आया? तो फिर से देखेंगे, ये प्लेट था, ये प्लेट को गति मिलता है। प्लेट मूवमेंट कितने प्रकार से करता है? 3 प्रकार से करता है। एक, इसे क्या बोलेंगे? एक ही दिशा में गति। ये दोनों प्लेटें इधर चला गया, इसे क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा में गति। और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसे क्या बोले हम लोगों ने? समानांतर दिशा में। इतना समझ में आया? जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गया तो इसका जो परिणाम निकला, इसे हम लोग बोलते हैं पर्वत रचना। क्या बोलेंगे? पर्वत रचना। यानी कि एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, दोनों प्लेटें आपस में आके टकराया, तो इससे क्या हुआ? पृथ्वी का भाग ऊपर उठ गया और उसे ही क्या नाम दिया गया? पर्वत रचना।
ठीक है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएगा तो उससे क्या निर्माण होगा, हमारा पर्वत का निर्माण होगा। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में चला जाएगा, जैसे यहां पे विपरीत दिशा में चला गया, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम निकलेगा कि यहां बन जाएगा सागर। एक प्लेट ये था, एक प्लेट यह था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बीच का हिस्सा पूरा खाली, बीच का हिस्सा पूरा खाली, तो इसमें पानी भर गया और इससे किसका निर्माण हो गया, सागर का निर्माण। तो जितने भी महासागर का निर्माण हुआ है, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, उन सबों का निर्माण किसकी वजह से हुआ, इस विपरीत दिशा में गति की वजह से। बस समझ में आया। और इस समानांतर दिशा में जब गति होता है तो वहां पर इसका निर्माण होता है भूकंप। ठीक है, यानी कि एक प्लेट ये था, एक प्लेट, दोनों प्लेट पैरेलल कर रहे हैं, तो रगड़ खाएंगे और रगड़ खाने से कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, भूकंप की स्थिति। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए यहां। यहां पर था आपका टेथिस सागर, ये था आपका अंगारा लैंड, ये था आपका गोंडवाना लैंड। यहां पर क्या हुआ, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, दोनों प्लेट आपस में टकराया और यहां पर क्या बन गया, पर्वत रचना का निर्माण हो गया। तो जो पर्वत यहां पे बना उसे ही वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय। क्या बोलते हैं उसको, हिमालय। बस समझ में आया। तो हिमालय का उत्थान की अगर बात करें या हिमालय के इतिहास की अगर बात करें, तो हिमालय का उत्थान, ठीक है, कैसे होता है, तो हिमालय का उत्थान दो प्लेटों के आपस में टकराने से या पृथ्वी के आंतरिक हलचल से किसका निर्माण होता है, पर्वत रचना का निर्माण होता है, जिसे वर्तमान समय में क्या बोलते हैं हम लोग, हिमालय। कितना बात समझ में आया। अब देखिए तो कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, लिख लेंगे। प्रारंभ में ब्रह्मांड में विभिन्न गैसों का पुंज, प्रारंभ में ब्रह्मांड में विभिन्न गैसों का पुंज विद्यमान था, विभिन्न गैसों का पुंज विद्यमान था। जो वृत्तीय पथ पर, जो वृत्तीय पथ पर केंद्र अपसारी बल, जो वृत्तीय पथ पर केंद्र अपसारी बल एवं केंद्र अभिसारी बल, केंद्र अपसारी बल एवं केंद्र अभिसारी बल के कारण घूम रहे थे। कालांतर में यह जमकर ठोस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया, जिसे पेंजिया का नाम दिया गया। पेंजिया के चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर जल विद्यमान था, जल विद्यमान था, जिसे पेंथालसा कहा गया, जिसे पेंथालसा कहा गया। पैराग्राफ चेंज करेंगे। पेंजिया के बीचों बीच टेथिस सागर नामक नदी बहती थी।
टेथिस सागर नामक नदी बहती थी। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड एवं दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ओलिगोसिन काल में, पैरा चेंज करके, ओलिगोसिन काल में, ओलिगोसिन काल में पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। एवं अवसादों के निक्षेपण से टेथिस सागर विलुप्त हो गया। टेथिस सागर विलुप्त हो गया। टेथिस सागर विलुप्त हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में जहां आप हिमालय पर्वत देख रहे हैं, वहां प्राचीन काल में एक नदी हुआ करता था और उस नदी का नाम क्या था? टेथिस सागर। लेकिन हुआ क्या कि प्लेटों का, ठीक है, आपस में टकराना, और प्लेटों का आपस में टकराने से पृथ्वी का हिस्सा ऊपर उठ गया। ठीक है, ये पृथ्वी का हिस्सा था, ये यहाँ एक प्लेट था, यहाँ एक प्लेट था, दोनों आपस में टकराया और ये हिस्सा ऊपर को उठ गया। ये जो ऊपर उठा, इसे ही क्या नाम दिए हम लोग? हिमालय। क्या नाम देंगे इसको? हिमालय। बस समझ में आया? तो हिमालय का इतिहास अक्सर अगर प्रश्न आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए आएगा कि हिमालय के उत्थान से संबंधित अपने विचार को दीजिए, तो उनमें हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक काल में सबसे पहले गैसों का पुंज बताएंगे, पेंजिया का कॉन्सेप्ट बताएंगे, पेंथालिसा का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और फिर बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, उनके विखंडन से उनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और वही एनर्जी प्लेटों को क्या करते हैं? मूवमेंट देते हैं, और मूवमेंट के कारण, गति के कारण वो दोनों प्लेटें आपस में टकराया, और टकराने के फलस्वरूप ये ऊपर वाला हिस्सा उठ गया, जिसे वर्तमान में क्या नाम दिया गया? हिमालय। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि प्राचीन समय में जहां टेथिस सागर हुआ करता था, वर्तमान समय में वहां पर क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है। बात समझ में आया? इसके साथ यह भी लिखेंगे कि हिमालय पर्वत जहां स्थित है, वहां पर, ठीक है, आपका इंडियाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट स्थित है, जो आज भी क्या कर रहे हैं? हलचलें हो रही है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होते जा रहा है। पहले यह इसकी ऊंचाई जो थी, जॉर्ज एवरेस्ट की जो ऊंचाई थी 8,848 था, वर्तमान में कितना हो गया? 50 हो गया। हो सकता है आने वाले समय में 52 हो जाए, 54 हो जाए, 56 हो जाए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों बढ़ रहा है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि पृथ्वी, ठीक है, वहां पर दो प्लेट है, एक है इंडियाना प्लेट और दूसरा है यूरेशियन प्लेट, और दोनों प्लेट हलचलें हो रही हैं, टकरा रहा है, और जिसकी वजह से, ठीक है, हिमालय की ऊंचाई में निरंतर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। बात समझ में आया? अब देखिए, जब हिमालय बना तो सबसे पहले निर्माण हुआ आपका बृहत हिमालय का। ठीक है, सैकड़ों साल के बाद एक बार और टकराया, और जिससे निर्माण हुआ आपका लघु हिमालय का। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद फिर से एक बार टकराहट हुआ, और जिससे निर्माण हुआ आपका शिवालिक पर्वत का।
बात समझ में आया? तो मुख्य रूप से दोनों प्लेटें आपस में कितनी बार टकराता है? 3 बार टकराता है। और तीनों बार टकराने का निर्माण या परिणाम जो होता है, पहली बार क्या बनता है हमारा? वृहत हिमालय बनता है। दूसरी बार क्या बनता है हमारा? लघु हिमालय बनता है। और तीसरी बार क्या बनता है हमारा? शिवालिक रेंज बनता है, शिवालिक पर्वत बनता है। बात समझ में आया? तो हिमालय जो है, एक बार वृहत हिमालय, दूसरी बार लघु हिमालय और तीसरी बार शिवालिक पर्वत का निर्माण होगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वृहत हिमालय, फिर पढ़ेंगे हम लोग लघु हिमालय और फिर पढ़ेंगे हम लोग शिवालिक हिमालय। ठीक है? तो चलिए, ये है हमारा वृहत हिमालय। इसमें कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, उन सारे फैक्चुअल पॉइंट्स को देख लेते हैं कि वृहत हिमालय का, ठीक है, विस्तार देखिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे JNK और प्लस लद्दाख दोनों कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मुख्य रूप से वृहत हिमालय कितने राज्यों में? जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहले समझ लीजिए सारी चीजों को, फिर लिखा दूंगा, ठीक है। वृहत हिमालय का आकार पूछेगा या आकृति पूछेगा कि इसका आकार कैसा है, तो यह इसका जो आकार है बिल्कुल इस प्रकार है, यानी कि अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि वृहत हिमालय का जो आकार है वह कैसा है? अर्धचंद्राकार। इसको लिख देंगे हम लोग अर्धचंद्राकार, ठीक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक। विस्तार पूछेगा, तो देखिए यहां पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है आपका सिंधु नदी, और यहां एक नदी बह रहा है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्या बोलेंगे? विस्तार कहां से? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। तो विस्तार क्या हो गया आपका? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। वृहत हिमालय विस्तार कितने राज्यों में? जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन, हिमाचल प्रदेश रीजन, उत्तराखंड रीजन, सिक्किम रीजन और आपका अरुणाचल प्रदेश रीजन। वृहत हिमालय का आकार कैसा? अर्धचंद्राकार। लंबाई कितना? 2500 किलोमीटर। विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक किसका विस्तार है हमारा? वृहत हिमालय का। अब केवल हिमालय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वृहत हिमालय का विस्तार। बात समझ में आया? तो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
क्लास हो रही है? वहां है नहीं कोई, भैया होंगे एक। बैठ जाइए प्लीज आप 2 मिनट। ठीक है, कॉल कर लीजिए प्लीज। ठीक है, और देखिए ये जो वृहत हिमालय है इसको हम लोग आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। एक ही व्यक्ति का 2-3 नाम होता है, उसी प्रकार से वृहत हिमालय का भी और 1-2 नाम है। आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। हिमाद्री इसको इसलिए बोलते हैं कि सालों भर इसकी जो चोटियां होती हैं वह बर्फ से ढके होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। आंतरिक हिमालय क्यों बोलेंगे, क्योंकि आंतरिक इसलिए बोलेंगे ये अंदर को है, क्योंकि ये जो वृहत हिमालय है इसके बाद आपका लघु हिमालय है, उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय, तो ये अंदर की ओर स्थित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक हिमालय। बात समझ में आया? अब देखिए ये जो वृहत हिमालय है इसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो पूरब में जो है यह इसकी जो चौड़ाई है वह 60 से 70 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है 120 से लेकर 160 किलोमीटर तक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि पूर्व में वृहत हिमालय की चौड़ाई जो है 60 से 70 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितना है, 120 से 160 किलोमीटर है। उसी डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे अभी, फिर अभी स्टेटमेंट में लिखाऊंगा मैं सभी चीजों को। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट में इसको लिख लेंगे कि वृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय, वृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है, अथवा हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका विस्तार सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर, इसका विस्तार सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक है, ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक है। राज्यों की दृष्टि से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, लंबाई लिखा दिए थे 2500 किलोमीटर लंबाई लिखा दिए, अभी नहीं लिखा तो लिखेंगे। इसकी लंबाई, वृहत हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई 60 से 70 किलोमीटर,
तथा पश्चिम में 120 से 150 किलोमीटर है। पश्चिम में 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है। वृहत हिमालय की प्रमुख चोटियां, वृहत हिमालय की प्रमुख चोटियों में राकापोशी, गेसरबर्म, मेसरबर्म, गॉडविन ऑस्टिन, उसको K2 पढ़ते हैं हम लोग, K2, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, कंचनजंगा, तथा नामचा बरवा हैं। नेपाल में इसकी प्रमुख चोटियों, यानी ये तो भारत में हो गया, नेपाल में गौरीशंकर, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, छऊ पर्वत, मकालू, मनसालू चोटियां स्थित हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। वृहत हिमालय वर्ष भर हिम से ढके होने के कारण मानवीय क्रियाकलाप जैसी गतिविधियां नहीं पाई जाती है। मानवीय क्रियाकलाप जैसी गतिविधियां नहीं पाई जाती है। परंतु जलवायविक एवं वैश्विक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। जलवायविक कहने का मतलब है कि अगर वृहत हिमालय नहीं होता तो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी का जो मानसून है वह सारा कहां चला जाता, पार चला जाता, और भारत में जो वर्षा कराता है वह वर्षा की प्राप्ति नहीं होता। और यह वर्षा कहां पर होता, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया वाले रीजन में होता, और यह रीजन पूरा क्या हो जाता, मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्र में काउंटिंग होता। इसलिए जलवायविक दृष्टिकोण से वृहत हिमालय का महत्व है। पहला बात समझ में आया। वैश्विक महत्व से इसलिए है क्योंकि यह भारत के सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, और जिसपे क्या होते हैं कि भारत इतनी ऊंचाई पर स्थित है तो दुश्मन जो है इजिली इंडिया में इन नहीं कर पाता है, इसलिए इसका वैश्विक महत्व।
बात समझ में आया? तो यहां पर हमने हिमालय पर्वत की एक तो भौगोलिक स्थिति को बताया और साथ ही साथ यह बताया कि हिमालय, बृहत हिमालय का हमसे क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ठीक है, इस इंपॉर्टेंस को हमने बता दिया इसको, ठीक है। अब देखिए ये था आपका बृहत हिमालय, ये था आपका लघु हिमालय। बात को समझिए, ठीक है। पहला वर्ड टकराया तो बना बृहत हिमालय, दूसरा वर्ड टकराया तो क्या बना? लघु हिमालय। अब यह क्यों बना? ठीक है, यह ओलिगोसिन काल में बना, यह जो है मायोसिन काल में बना। इसका मतलब है कि जो ग्रेटर हिमालय है, बृहत हिमालय है, इसका जो विशेषता होगा ये लघु हिमालय की विशेषता से डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। यह अलग टाइम में जन्म हुआ, इसका अलग टाइम में जन्म हुआ, तो बृहत हिमालय का जो विशेषता है वह लघु हिमालय की विशेषता से अलग है, डिफरेंट। इसीलिए ज्योग्राफर ने इजीली स्टडी करने के लिए, ठीक है, यानी कि अध्ययन करने में सुविधा हो, इनके बीच में एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक रेखा खींचा और उस काल्पनिक रेखा का नाम है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बात समझ आया? तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि एमसीटी क्या है तो बोलेंगे एमसीटी जो है एक काल्पनिक रेखा है, ज्योग्राफर के द्वारा खींचा गया, इसलिए खींचा गया ताकि बृहत हिमालय की विशेषताओं को लघु हिमालय की विशेषताओं से अलग किया जा सके। एमसीटी बृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में खींचा गया। एमसीटी, ठीक है, बृहत हिमालय की विशेषता को लघु हिमालय की विशेषता से क्या कर देता है? अलग कर देता है, ठीक है। इसी में इंक्लूड कर लेंगे कि एमसीटी फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। एमसीटी भूगोलवेताओं के द्वारा खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है, भूगोलवेताओं के द्वारा खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है जो बृहत हिमालय की विशेषता को, जो बृहत हिमालय की विशेषता को लघु हिमालय की विशेषता से अलग कर देता है, लघु हिमालय की विशेषता से अलग कर देता है। ठीक है, ये था बृहत हिमालय। इसके ठीक साउथ में इसी के समानांतर, ठीक है, एक और श्रृंखला का विस्तार हुआ और इस श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु हिमालय, लघु, ठीक है। तो लघु हिमालय, ये जो बृहत हिमालय है हमारा, बृहत हिमालय के ठीक दक्षिण में, बृहत हिमालय के समानांतर, ठीक है, लघु हिमालय का विस्तार होता है। बात समझ में आया? तो हेडिंग देंगे लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का आकार कैसा हो जाएगा? यह भी अर्धचंद्राकार हो जाएगा, ठीक है। लघु हिमालय का जो विस्तार की अगर बात करें, यह भी सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हो जाएगा। लघु हिमालय का,
ठीक है। राज्यों की बात करें, चूंकि ये साउथ में है, इसका राज्य जो है बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका लंबाई की बात करें, लंबाई इसका भी लगभग जो है 2500 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक है, ठीक है। लघु हिमालय में वृहत हिमालय की अपेक्षा लघु हिमालय की चोटियां की ऊंचाई क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां पर लघु हिमालय में जो है जो चोटियां आती है वह सबसे पहले आता है कश्मीर हिल्स, यानी कश्मीर की चोटियां, कश्मीर, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, कौशानी, दार्जिलिंग। तो ये सारे जो पर्वत है, कश्मीर का पर्वत, शिमला पर्वत या डलहौजी पर्वत, ये सारे हिल स्टेशन कहां पर स्थित हैं, आपके लघु हिमालय। तो क्या कंक्लूजन निकालती हैं, कंक्लूजन यह है आपका कि लघु हिमालय में विंटर के दिनों में जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहां पे इसका अगर क्लाइमेटिक कंडीशन से हम लोग जोड़ें तो यहां पे समर में इसका जो टेम्परेचर है वह 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और विंटर में यानी कि जाड़े में इसका टेम्परेचर जो है वह 5 या 0 भी जा सकता है, या 0 से माइनस भी हो सकता है। यानी जितना स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन है वह सभी हिल स्टेशन किसमें स्थित है, आपका लघु हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, देखेंगे। लघु हिमालय का विस्तार वृहत हिमालय के दक्षिण में वृहत हिमालय के समानांतर है। लघु हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक है। लघु हिमालय का आकार की बात करेंगे, अर्धचंद्राकार है। लघु हिमालय जो है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है, इसलिए भारत में जितने भी हिल स्टेशन है वह सभी हिल स्टेशन किसमें स्थित है, आपका लघु हिमालय में स्थित है। 4-5 का नाम दे देंगे, कश्मीर, शिमला, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, कौसानी, दार्जिलिंग। ये इन सभी जो हिल स्टेशन है वो सभी कहां पर स्थित हैं, लघु हिमालय में स्थित है। इतना बात समझ में आया। लघु हिमालय का महत्व की अगर बात करें, क्या महत्व है, तो मानव विकास यहां पर है, मानव का विकास है यहां पे, ऑब्वियसली है, ठीक है। आप देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास में भी आप पढ़े होंगे कि कुनिंद के शासनकाल से ही जो पर्वतों में क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इनका निवास स्थान चल रहा है, यानी कि लघु हिमालय में जो है वह मानव का विकास होता है। साथ ही यहां पर, ठीक है, आपका कृषि कार्य भी होता है, मृदा से जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ अवसाद प्राप्त मृदा होता है। तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से लघु हिमालय का विशेष महत्व। भारत की अर्थव्यवस्था से अगर इसको कोरिलेट करें तो पर्यटन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। ग्रीष्म ऋतु में आप देखे होंगे कि इंडिया के कोने कोने से, इवन विदेशों से भी लोग क्या करते हैं कि इन सभी हिल स्टेशन पे आते। तो यह सारे हिल स्टेशन क्या करते हैं, इंडिया के इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से लघु हिमालय का विशेष महत्व है। बस समझ में आया। क्या वृहत हिमालय का आर्थिक दृष्टिकोण से कोई महत्व है, उसका महत्व वैश्विक दृष्टिकोण से, उसका महत्व जलवायु दृष्टिकोण से, जबकि लघु हिमालय का महत्व जो है वह आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक है। किसके तुलना में, वृहत हिमालय के तुलना में। बात समझ में आया। तो लिखेंगे लघु हिमालय कि लघु हिमालय, लघु हिमालय वृहत हिमालय, वृहत हिमालय के दक्षिण में, वृहत हिमालय के दक्षिण में तथा इसके समानांतर स्थित है। अर्थात इसका विस्तार सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर, सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक है।
ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर हिल्स, कश्मीर हिल्स, डलहौजी, डलहौजी, शिमला, मनाली, मनाली, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, नैनीताल, तथा दार्जिलिंग स्थित है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहां का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि शीत ऋतु के दौरान, जबकि शीत ऋतु के दौरान 0 तक पहुंच जाता है, तापमान 0 तक पहुंच जाता है। अर्थात सभी स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन, सभी स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन लघु हिमालय में स्थित हैं, लघु हिमालय में स्थित हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से लघु हिमालय का, आर्थिक दृष्टिकोण से लघु हिमालय का विशेष महत्व है। विशेष महत्व है। ठीक है, एक लाइन में हमने कंक्लूड कर दिया कि आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमी में क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा लघु हिमालय और फिर मैंने बोला यह था हमारा शिवालिक। इनके बीच में भी इनका निर्माण पहले होगा, इसका शिवालिक कब बाद में होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में फिर एक काल्पनिक रेखा खींचा गया और इस काल्पनिक रेखा को क्या नाम दिया गया, MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। बात समझ में आया? तो MBF क्या है, तो MBF ज्योग्राफर के द्वारा खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है जो लघु हिमालय की विशेषताओं को शिवालिक हिमालय की विशेषताओं से अलग कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जोड़ लेंगे इसी में कि MBF भूगोलवेताओं के द्वारा, MBF भूगोलवेताओं के द्वारा खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है, खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है
जो लघु हिमालय की विशेषता को, जो लघु हिमालय की विशेषता को शिवालिक हिमालय की विशेषता से अलग कर देता है, शिवालिक हिमालय की विशेषता से अलग कर देता है। अब एग्जाम में मेंस में अगर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि लघु हिमालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, लिख देंगे, है ना। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखिए यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो कि लघु हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है, लघु हिमालय किनको अलग करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लघु हिमालय किनको किनको अलग करता है, तो लघु हिमालय देखिए ये है आपका वृहत हिमालय, ठीक है, ये है आपका शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय वृहत हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। बात समझ में आ रहा है। अगर रेखा के बात में आ जाए, लघु हिमालय MCT और MBF के मध्य स्थित है। बात को समझिए, ठीक है। लघु हिमालय MCT MBF के मध्य में स्थित है। लघु हिमालय वृहत हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कहेगा इनमें से हिमाचल हिमालय किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय कहेंगे। क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों हिमालय में आर्थिक दृष्टिकोण का विशेष महत्व किसका है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से लघु हिमालय का महत्व ज्यादा है। क्वेश्चन आएगा वैश्विक दृष्टिकोण से महत्व किसका है, तो वैश्विक दृष्टिकोण से वृहत हिमालय का महत्व ज्यादा है, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाएगा इन तीनों में से कि लघु हिमालय, वृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय में मानव का विकास सघन, ठीक है, यानी जो सबसे अधिक मानव का बसाव है वह कहां पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे शिवालिक हिमालय में ज्यादा बसाव होगा या लघु हिमालय में ज्यादा बसाव होगा, शिवालिक हिमालय में ज्यादा बसाव होगा। लेकिन अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट में ये एग्जाम आता है तो ऑप्शन बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं। उत्तराखंड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उत्तराखंड में क्या बोलेंगे कि शिवालिक हिमालय की अपेक्षा लघु हिमालय में, ठीक है, मानव का बसाव ज्यादा है। अगर इंडिया ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देते हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा और वहां बोलेंगे कि लघु हिमालय की अपेक्षा शिवालिक हिमालय में मानव की सघनता अधिक है। बात समझ पा रहे हैं, तो इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, कि मानव की सघनता शिवालिक हिमालय में अधिक पाया जाता है। परंतु उत्तराखंड की दृष्टिकोण से, उत्तराखंड दृष्टिकोण से मतलब उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है, उत्तराखंड के दृष्टिकोण से लघु हिमालय में मानव की सघनता अधिक पाया जाता है, मानव की सघनता अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बाह्य हिमालय, ठीक है, ये हो गया आपका वृहत हिमालय, ये हो गया लघु हिमालय और ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। तो जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक हिमालय जो है, इस शिवालिक हिमालय को हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं। वृहत हिमालय को क्या बोले थे हम लोग, आंतरिक हिमालय। मध्य हिमालय को क्या बोले थे हम लोग, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय। और शिवालिक हिमालय को क्या बोलेंगे हम लोग, बात समझ में आया। वृहत हिमालय लघु हिमालय के समानांतर, लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि देखते सबसे बाहर में स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाह्य हिमालय।
बात समझ में आ रहा है? तो बृहत हिमालय और लघु हिमालय के समानांतर, लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। बात समझ में आ गया? दूसरा स्टेटमेंट, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। आ रहा समझ में? तो लिखते जाएंगे, हेडिंग बनाएंगे बाह्य हिमालय कि वृहत हिमालय, वृहत हिमालय तथा मध्य हिमालय, वृहत हिमालय तथा मध्य हिमालय के समानांतर, के समानांतर तथा लघु हिमालय के, तथा लघु हिमालय के दक्षिण में, तथा लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय का विस्तार है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए, बाह्य हिमालय का जो चट्टान है ये असंगठित है, और असंगठित होने के कारण बाह्य हिमालय में भूस्खलन और बाढ़ की कंडीशन सबसे अधिक आता है। यानी जो मृदा है वो संगठित नहीं है, ठीक है, और संगठित नहीं होने के कारण हल्का भी हलचलें होती है तो यहाँ पे तुरंत लैंडस्लाइड हो जाता है, और यहाँ पर बाढ़, अगर यहाँ पे वर्षा होगी यहाँ तो यहाँ पर कैसी स्थिति हो जाता है? बाढ़ की स्थिति हो जाता है। इसलिए इन तीनों की अपेक्षा शिवालिक हिमालय में विनाशकारी ज्यादा है। बात समझ में आया कि अगर भूकंप भी होगा, ये संगठित लेकिन ये असंगठित, भूकंप आएगा तो सबसे अधिक विनाश कहां पे होगा? शिवालिक हिमालय। भूस्खलन, लैंडस्लाइड सबसे अधिक कहां पे होगा? शिवालिक हिमालय में। बात समझ में आ रहा है? बाढ़ की स्थिति सबसे अधिक कहां उत्पन्न होगा? शिवालिक हिमालय। यानी कि विनाशकारी घटनाएं इन दोनों के मुकाबले शिवालिक हिमालय में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और क्यों मिलता है, क्या कारण है इसके पीछे? तो कारण है इसके चट्टानों का असंगठित होना। बात समझ में आ गया? तो लिख लेंगे स्टेटमेंट को कोरिलेट करते हुए कि बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय की चट्टानें, बाह्य हिमालय की चट्टानें असंगठित होने के कारण, बाह्य हिमालय की चट्टानें असंगठित होने के कारण भूस्खलन एवं बाढ़ की स्थिति अधिक देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इन तीनों को चट्टान से कोरिलेट कर रहा हूं। यहां है आपका बृहत हिमालय, यहां है आपका मध्य हिमालय, यहां है आपका शिवालिक रेंज। बृहत हिमालय का जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, जो आंतरिक चट्टान है, यह बना है आपका आग्नेय से, और जो बाहरी भाग है यह बना है रूपांतरित से, मेटामॉर्फिक रॉक से।
तो वृहत हिमालय का आंतरिक भाग, आंतरिक चट्टानें किससे, कौन से चट्टान से बना है? आग्नेय चट्टान से। जबकि वृहत हिमालय का बाहरी भाग किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है? रूपांतरित चट्टान से। इतना समझ में आया? मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय का जो आंतरिक भाग है, यह भी आपका इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय से बना हुआ है, और बाहरी भाग जो है यहां पर ये रूपांतरित भी है और सेडिमेंट्स भी है, यानी कि अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान दोनों से बना है। बात समझ में आया? शिवालिक जो है यह पूरी तरह से अवसादी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर चट्टानों से कोरिलेट करें तो वृहत हिमालय का आंतरिक भाग आग्नेय चट्टान से निर्मित है तथा बाहरी भाग रूपांतरित चट्टान से निर्मित है। मध्य हिमालय का आंतरिक भाग आग्नेय चट्टान से निर्मित है तथा बाहरी भाग रूपांतरित और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। तीसरा, शिवालिक हिमालय पूरी तरह से अवसादी चट्टानों से निर्मित। ठीक है ना? स्टेटमेंट कोरिलेट करेंगे, डायग्राम बना के ड्रॉ करेंगे। मध्य हिमालय में लिख लेंगे मेटामॉर्फिक का मतलब रूपांतरित और अवसादी। आंतरिक चट्टान आग्नेय, बाहरी चट्टान रूपांतरित चट्टान। मध्य हिमालय में आंतरिक भाग आग्नेय, बाहरी भाग रूपांतरित और अवसादी चट्टान, और शिवालिक पूरी तरह से अवसादी चट्टान। मध्य हिमालय, हाँ, आंतरिक भाग आग्नेय और बाहरी भाग रूपांतरित और अवसादी। और शिवालिक पूरी तरह से अवसादी चट्टान से निर्मित है। ठीक है। वनस्पति से जोड़ेंगे, क्या आ गया? ये पतला कहां से होगा? वनस्पति से जोड़िए। वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक में जो वनस्पति पाए जाएंगे वह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मध्य हिमालय में समशीतोष्ण, समशीतोष्ण वन। ठीक है, समशीतोष्ण वन। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन। वृहत हिमालय में कोंधारी वन, कोंधारी वन और हिमरेखा। देखिए अभी समझाते हैं क्या क्या है। हिमरेखा, हिमरेखा, कोंधारी वन, बीच में शीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन, शिवालिक में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है।
ये रीजन हो गया आपका शिवालिक, ये रीजन हो गया आपका लघु, और ये रीजन हो गया वृहत हिमालय। तो ये जो है ये है आपका हिम रेखा। हिम रेखा का मतलब होता है जहां से वनस्पति उगना बंद कर देता है और केवल बर्फ ही बर्फ मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? हिम रेखा। बात समझ में आया? हिम रेखा का मतलब होता है जहां वनस्पति उगना बंद कर देता है और केवल बर्फ ही बर्फ मिलता है, उसी को क्या बोलेंगे? हिम रेखा। इस हिम रेखा के नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, बुग्याल, मर्ग, अलग अलग नाम है यानी घास के मैदान। ठीक है, हिमरेखा, फूलों की घाटी, बुग्याल, मर्ग, वनस्पति से कोरिलेट करेंगे तो ठीक है। इस रीजन में मिलेगा आपको कोंधारी वन, कोंधारी वन। इस रीजन में, यहां वाले रीजन में मिलेगा शीतोष्ण वन, यहां मिलेगा आपको समशीतोष्ण वन, और शिवालिक वाले रीजन में मिलेगा आपको उष्णकटिबंधीय वन। हिमरेखा मिलेगा, फूलों की घाटी, बुग्याल, घास का मैदान, कोंधारी वन, शीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, सर तो शिवालिक तो उपोष्णकटिबंध में आता है। कोई है वहां पे? हाँ, हेलो, फिर से बोलिए, सॉरी। सर शिवालिक तो उपोष्णकटिबंध में आता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण के बीच वाला रीजन जो है वो उपोष्ण कहलाता है, यानी कि जो आपका शिवालिक रेंज है, ठीक है, ये जो शिवालिक रेंज है ये नीचे में मिलेगा आपका, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मॉनसूनी वन, और बीच ऊपर वाले रीजन में मिलेगा उपोष्ण वन, बिल्कुल इसके ऊपर मिलेगा समशीतोष्ण वन, इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वेजिटेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें, ठीक है, इन तीनों रीजन में, तो यहां पर वर्षा की प्राप्ति सबसे अधिक होगा, लगभग जो यहां पे वर्षा की प्राप्ति होगा 200 के आसपास। यहां पे वर्षा की प्राप्ति जो है लगभग जो है कम हो जाता है आपका 100 के आसपास, और यहाँ तो बिल्कुल ही कम हो जाता है 50, या ये जो होते हैं हिम के रूप में होते हैं, ठीक है, या 50 से भी कम बोल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सेंटीमीटर मतलब वर्षा को हम लोग मापते हैं, ठीक है, रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग वर्षा को मापते हैं। तो यहाँ पर जो वर्षा होगी, शिवालिक हिमालय में 200 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति होगा, मध्य हिमालय में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति हो जाती है, और यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम ना के बराबर प्राप्त होता है, और जो भी वर्षा की प्राप्ति होती है यहाँ पे हिम के रूप में प्राप्त होता है। यहां इस रीजन में होने वाली वर्षा का संबंध जो है, ठीक है, यानी कि शीत ऋतु के दौरान जेट स्ट्रीम से होगा, यहां पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों के कारण होता है। तो शिवालिक हिमालय में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होगी दोनों शाखा से, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों की शाखा से वर्षा की प्राप्ति होती है।
ठीक है। कृषि से अगर कोरिलेट करना चाहेंगे, ठीक है, तो कृषि में यहां पर जो है, यहां कृषि कार्य होगा, तो हिम क्षेत्र है तो कृषि कार्य नहीं करेंगे। यहां पे कृषि कार्य करेंगे तो यहां पर, ठीक है, सबसे पहले तो फल के रूप में करेंगे। फल में सेब, माल्टा, अखरोट, ठीक है, ये सब करेंगे। इसके अतिरिक्त जो घाटी क्षेत्र है उसमें थोड़ा बहुत चावल, गेहूं, मक्का, इन सब जो को उपजाएंगे। शिवालिक रीजन में जो है गन्ना मुख्य रूप से उपजाया जाता है, चावल, गेहूं, सब्जी सब उपजाएंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। ऊपरी रीजन में सेब, इसके नीचे, ठीक है, ए लोकेशन पे सेब, बी लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे जो है आपका संतरा या माल्टा, सी लोकेशन पे अखरोट, ठीक है। शिवालिक रीजन में आलू और प्लस गन्ना विशेष करके नकदी फसलों के रूप में उपजाया जाता है। नकदी फसलों में ऊपरी रीजन में सेब, माल्टा, अखरोट, आलू और इधर गन्ना, ये सारे हो गए हमारे बागानी कृषि या नकदी फसल के रूप में। खाद्यान्न फसल के रूप में चावल, गेहूं, मक्का तो उपजा ही रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अलग अलग सब डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है, सबका एक अलग थीमेटिक मैप बनाते जाएंगे। उससे क्या होगा, कोरिलेट करने में आसान होगा। देखिए, एक यूपीएससी या पीसीएस सिविल सर्विसेज जो आंसर मांगते हैं वो बहुत ही यूनिक आंसर मांगता है, और यूनिक आंसर तभी होगा जब आपका जो बुक्स है या जो और लिख रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट तभी होगा जब आप हॉलिस्टिक वे में सोच पाएंगे चीजों को। किताबों में वृहत हिमालय केवल बता दिया यहां से यहां तक, उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन बता दिया, आपने उसके वैश्विक कंडीशन को कोरिलेट किया, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को बताया, उसके कृषि रीजन से बताया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन यूनिक हो जाता है। और यही लोग क्या हो जाते हैं, औरों से डिफरेंट हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। बस समझ पा रहे हैं, पढ़ते सभी लोग हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आता है तो वह अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा यूनिक करते हैं। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में प्रत्येक आंसर में एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट मस्ट। बस समझ रहे, जितना आंसर है सभी में कोशिश करेंगे एक डायग्राम बनाने के लिए, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करने, उससे क्या होगा, अट्रैक्टिव आंसर बनेंगे आपके, ठीक है। तो बस कीवर्ड्स, ओनली फॉर कीवर्ड्स। जैसे मैंने ये कीवर्ड्स ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ कर दिए, कीवर्ड्स लिख दिया आपने, बस उसकी इंपॉर्टेंस को बता दिया संक्षिप्त रूप में, ज्यादा नहीं। बाकी आपको जो है नीचे डिटेल करना है उसको डिटेल कर दिए आपको। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो आपने डायग्राम में लिखा वो चीज फिर रिपीट नहीं होना चाहिए, आंसर में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। निष्कर्ष लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास कंटेंट बहुत होते हैं और वर्ड जो होती है वो 200 वर्ड्स या 250 वर्ड जो होते हैं, और कंटेंट बहुत ज्यादा, तो हमारा क्या है कि मिनिमम वर्ड मैक्सिमम कंटेंट हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो डाटा कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे, मैप को ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम कंटेंट को उसमें फुलफिल करेंगे। बाकी जो है इंट्रोडक्शन आपने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, कंक्लूजन आपने अपने लैंग्वेज में कर दिया, और जिस पे क्वेश्चन फोकस है, क्वेश्चन में मांगता क्या है, उस चीज को आपने ऐसे राइटिंग में दिखा दिया। बस समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बताइए इन तीनों में विनाश कहां सबसे अधिक आएगा? सबसे अधिक विनाश शिवालिक रीजन में आएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया असंगठित मृदा होने के कारण इसमें विनाश सबसे अधिक आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक टॉपिक हो गया, ठीक है,
आपका हिमालय का। बाकी इसके बाद जो है हम लोग ट्रांस हिमालय कल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज, फिर पंजाल रेंज, वो सारी रेंजेस को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसी से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे, फिर इससे दर्रे को देखेंगे, इसके ग्लेशियर्स को देखेंगे। हम लोग धीरे धीरे स्टेप में बढ़ते जाएं, ठीक है। आप बताइए कि इसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आज के टॉपिक से कोई डाउट है? एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। तो शिवालिक की चौड़ाई विस्तार वगैरह तो ये नहीं, सॉरी, तो शिवालिक का विस्तार और उसकी जो चौड़ाई वगैरह है उस पर डिस्कस नहीं किया। ठीक है, शिवालिक का विस्तार की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे कि ये वृहत हिमालय है, तो ये वृहत हिमालय के ठीक समानांतर की अगर मैं बात कर दूं तो यह क्या है, टूटा फूटा है। जैसे ये ऐसे करके ये टूटा फूटा है, तो माइनली इसका विस्तार भी हम लोग जो है वो सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक ही मानते हैं। और इसकी लंबाई भी है जो लगभग वो 2500 ही माना जाता है, क्योंकि अगर समानांतर शब्द आ गया तो समानांतर का मतलब होता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी इसकी लंबाई चौड़ाई। लेकिन क्या है कि शिवालिक रेंज टूटा फूटा है, इसलिए जो हम लोग जो है इसका जो किलोमीटर रेंज वह ना लिखकर केवल शब्द यूज करते हैं समानांतर। वृहत हिमालय क्या है, एक रेंज है इस प्रकार, और शिवालिक हिमालय क्या है, इस प्रकार से विखंडित है। इसलिए किलोमीटर में इसको ना दर्शा कर हम लोग सिर्फ एक शब्द का यूज कर देंगे, समानांतर शब्द, ठीक है। पूछ रहे थे आप कुछ? इसलिए है, ठीक है, ये देखिए यहां पर जो है वह पामीर पाठ है, ठीक है, और यहां से जो है ये निकलकर इस प्रकार से फैला। तो यहां से आपका जो सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, ये सारे जो रेंजेज है, तो इसकी वजह से चूंकि जन्म स्थान इसका यहाँ पे होता है तो इसकी मोटाई यहाँ पर, और यहां से ये मूव करके इधर गया तो इसकी चौड़ाई धीरे क्या होती गई, कम होती गई। बात समझ रहे हैं? ये पामीर गांठ से निकलता है, और पामीर गांठ से निकलने के बाद ये इधर को फैलता है, जिसकी वजह से इसकी चौड़ाई में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। और कुछ आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।